तो सबसे पहले आज हम लोग एक चीज़ जानेंगे। ये आज हम लोग जो बुक पढ़ेंगे वो है, यहाँ देखिए ये बुक है और ये है आपको आईएएस का जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक में सॉल्व पेपर 2016 को करेंगे। 2016 का जो पेपर था उसको सॉल्व करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसको देखेंगे। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन था कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कुछ बातें दी हुई है और उसके बारे में बताना है। तो पहले देखिए जैसे हम लोग कुछ बात से परिचित हो जाते हैं, जैसे एरीपत्ती होता है। एरीपत्ती, आखिर एरीपत्ती किसको कहा जाता है, पहले इस बात को जानते हैं। तो कहता है एरीपत्ती जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए लगाया जाने वाला एक टैक्स है। आप जलाशय मतलब जल को संग्रहित करने के लिए यदि आप कुछ बनाते हैं और सरकार आपसे टैक्स लेती है तो उसको आप उस टैक्स को एरीपत्ती कहेंगे। एरीपत्ती एक प्रकार का टैक्स है जो जल को जमा करने के लिए, संचित करने के लिए लगाया जाता है। यदि आप जल संचित करते हैं तो उस पे जो है आपको टैक्स लगेगा। इसके बाद एक आता है वर्ड तनियूर, तनियूर। तो कहा ये तनियूर क्या है। तनियूर चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी। देखिए तनियूर भी एक टैक्स ही है। तनियूर भी क्या है, एक टैक्स ही है। ये चोल वंश जब भारत में चल रही थी, दक्षिण भारत में, तो चोलों के समय में तनियूर नाम का टैक्स लिया जाता था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था, इस टैक्स के पैसे से क्या किया जाता था। तो देखिए कहा मंदिर बस्तियां विकसित हुई और इसके अधिकार क्षेत्र में अनेक राजस्व ग्राम, छोटी बस्तियां, शिल्प केंद्र थे। इससे क्या किया जाता था, मंदिर बस्तियों में मंदिर बनाए जाते थे। तनियूर टैक्स लेकर के चोल काल में मंदिरों में बस्तियां बनाई जाती थी। इसके बाद एक और वर्ड आता है घटिका, घटिका। आखिर ये घटिका क्या है, तो इसको समझ लेते हैं कि ये घटिका क्या है। तो घटिका पल्लव के समय में मंदिर से जुड़ी उच्च संस्थाएं थी। जैसे मंदिर होता है तो मंदिर से जुड़ा हुआ एक संस्था था ये, उसमें भी पल्लव के समय में, जिस समय दक्षिण भारत में पल्लवों का शासन था, तो उस समय में घटिका जो है एक संस्था का नाम था। तो आप देखें कि एरीपत्ती एक टैक्स का नाम है, इसके बाद तनियूर भी एक टैक्स का नाम है, और इसके बाद घटिका जो है ये एक संस्था का नाम है जो मंदिर से जुड़ा संस्था होता था। एरीपत्ती जो है यदि आप जलाशय बनाते हैं तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो तनियूर था, ये तनियूर क्या था, तो यदि आप बस्ती में मंदिर का निर्माण करते हैं तब जो है आपको ये टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम इसको समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राज्य आदेश का सबसे पहले विकूटन, विकूटन मतलब डिसाइफर, यानी कि यह जिसको कि पढ़ता है कोई, जिसको कि उस लिपि को पहचाना जो, तो कहा जाता है क्वेश्चन में कि सम्राट अशोक के समय में अशोक जो राज आदेश दिए थे, राज्य का आदेश जो था, उसको सबसे पहले कौन पढ़ा है। तो हम याद रखेंगे एक अंग्रेज विद्वान है जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ही अशोक के सबसे पहले इसको पढ़ा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसी का एक्सप्लेन करते हैं। कहा मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी जानकारी का स्रोत उनके अभिलेख हैं। अशोक को मौर्य सम्राट क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखे थे कि नंद वंश को ख़त्म करके भारत में, संपूर्ण भारत में यानी उत्तर भारत में एक वंश आता है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम होता है बिंबिसार। उसके मरने के बाद उसका बेटा बिंबिसार राजा बनता है, और उसके मरने के बाद, बिंदुसार के मरने के बाद राजा कौन बनता है, बिंदुसार के मरने के बाद उसका पुत्र अशोक बनता है। तो अशोक भी एक महान सम्राट होते हैं जो, अब देखिए कहा ये अशोक जो राज आदेश दिए, यानी पत्थरों पे कुछ लिखवा करके वो अपना आदेश देते थे, तो वो ब्राही लिपि में दिया है, ब्राही में, अरमाइक में और खरोष्ठी लिपि में। लिपि क्या होता है, किसी भी चीज़ को लिखने की शैली, लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है।
तो कहता है कि जेम्स प्रिंसेप एक नील जमींदार और पुरातत्वविद थे। देखिए ये जेम्स प्रिंसेप है क्या, तो जेम्स प्रिंसेप जो है नील की खेती करते थे, और खेती नहीं करते थे, नील जमींदार थे, यानी अपने खेत में नील उगवाते थे। इसके बाद ये एक पुरातत्वविद भी थे। पुरातत्वविद उनको कहते हैं जो पुराने समय के वस्तुओं को पहचानने का काम करता है। अब जेम्स प्रिंसेप ने ही 1838 में अशोक के सभी अभिलेख को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से सबको परिचित कराया। तो 1838 ईस्वी में, किस समय की बात है, 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो अशोक के सभी लिपियों को पढ़ने का काम किया। और फिर ये लिपि जो है किस में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में है। इस ब्राह्मी लिपि को सबसे परिचित करवाया, सबको कहा कि ये ब्राह्मी लिपि है। इसके अलावा प्रिंसेप मानचित्र विशेषज्ञ और मुद्रा शास्त्र के लिए भी जाने जाते हैं। तो प्रिंसेप जो है ये प्रिंसेप केवल नील जमींदार ही नहीं या पुरातत्वविद ही नहीं, बल्कि मानचित्रकार भी हैं। ये मानचित्र भी बनाते हैं। मैक्स मुलर जर्मनी के अंग्रेज विद्वान थे। अब एक परिचय लेते हैं मैक्स मुलर के बारे में। तो कहता है मैक्स मुलर जो है ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, और जर्मनी के अंग्रेज विद्वान थे, मतलब हैं मूल निवासी अंग्रेज होगा, और इसके बाद जर्मनी में थे तो विद्वान थे। का इन्होंने इंग्लैंड में रहकर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन किया। मैक्स मुलर जो है ये रहा कहाँ था, तो ये रहा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में रह करके संस्कृत होता है ना, उनका शिक्षा ग्रहण किया था। और संस्कृत को पढ़ने के बाद भारत का चूँकि सभ्यता संस्कृति जो है संस्कृत में लिखा हुआ था, तो फिर भारत को भी आके जो है इसमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया मैक्स मुलर। और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में बताया कि आर्य लोग जो हैं, जो भारत के मूल निवासी नहीं है, भारत के मूल निवासी अनार्यों को बताया गया है। तो कहा ये आर्य जो हैं ये आखिर कहाँ के हैं, ये भारत के जब मूल निवासी नहीं है तो कहाँ के हैं। कहा एशिया का जो मध्य पॉइंट है, जिसमें अफ़गानिस्तान, आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तान वाला जो एरिया आता है, ये सब मध्य एशिया का पार्ट है। कहा ये वहाँ का है। और एक अब हम लोग परिचय होते हैं इसमें विलियम जोन्स के बारे में कि विलियम जोन्स कौन थे। कहा प्राचीन विधि शास्त्री थे, इन्होंने भारत में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो भारत में ये सबसे पहले जान लिए ये क्या थे, पुराने समय के विधि शास्त्री थे, यानी कानून के लेखक थे। और ये इस भारत में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना करने का काम भी विलियम जोन्स ने ही किया था। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का जो भी था एक्सप्लेन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में, यानी मध्यकालीन भारत जो है उस समय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, यानी अर्घट्टा क्या है। तो याद रखेंगे भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को अर्घट्टा कहते थे। जैसे जल चक्र का मतलब क्या होता है, आप ज़मीन को पटाने के लिए, सिंचाने के लिए, आप गांव में देहाती भाषा में पटवन कहते हैं, तो पटवन करने के लिए या भूमि को सिंचित करने के लिए जो एक प्रक्रिया होती थी, जल को वहाँ सिंचाई करने के लिए जो प्रक्रिया होती थी, जल से सिंचाई करने की प्रक्रिया, उसी को अर्घट्टा कहते थे। यानी गोल आकार का अर्घट्टा होता था, उसमें बाल्टियाँ बंधी हुई होती थी और वो कुआं या जल के पास रहता था, घूमता था वो गोल गोल, बाल्टी में पानी भरते था, उधर जो है टब में निकलता था, वहाँ से नली बनी होती थी खेत की ओर। तो कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करता है। अर्घट्टा प्रणाली का प्रयोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास 600 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ था। अब ये अर्घट्टा प्रणाली जो है भारत में 600 से 1200 ईस्वी के बीच में होता है, इस अर्घट्टा प्रणाली का प्रयोग होता है। अर्घट्टा जो है जल संचय का साधन भी था। इस अर्घट्टा प्रणाली से जल को संचित भी किया जाता था, यानी जल को जमा करके रखा जाता था। इस सिंचाई तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम फारसवासी ने किया था, और ये जो जल भूमि को सिंचित करने की जो ये विधि है जिसको अर्घट्टा कहते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले फारस के लोगों ने किया था, जिसे उन्होंने भारत में विकसित किया, और फारस वालों से ही हम भारतीय भी उसको सीखे। तीसरी शताब्दी का मतलब होता है 300 ईस्वी के बाद।
तो कहता है 3री शताब्दी तक वह अपने प्राचीन रूप में थी, लेकिन उत्तर गुप्त काल तक आते आते यह संपूर्ण रूप में विकसित हो चली और अर्घट्टा सिंचाई प्रणाली ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ क्या होता है कि पहले जब चालू होता है तो वो उतना विकसित अवस्था में नहीं रहता है। जब ये 3री शताब्दी में इनकी स्टार्टिंग हुई थी तो ये कुछ ज़्यादा मात्रा में विकसित नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये क्या हुआ, ज़्यादा विकसित रूप ले लिया। और एक समय भारत में मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे कि भूमि को सिंचित करने का ये एकमात्र साधन बन गया था। यानी काफ़ी लोग इस अर्घट्टा प्रणाली से ही भूमि को सिंचित करते थे। इसके बाद अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, यानी वो तो था कि आर्थिक इतिहास, इससे पहले अर्घट्टा प्रणाली आर्थिक इतिहास में था मध्यकालीन भारत में ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन से कथन सही हैं सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, समझिए। तो इसका जो है, अब इसमें देखिए, कहा कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध जिसको सित्तर भी कहते हैं, एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तमिल क्षेत्र में एक सिद्ध हुए, जहाँ जैसे संत होता है ना, इसी प्रकार के संत हुए। तो वो जो थे तमिल क्षेत्र के जो संत थे, जिसको सिद्ध या सित्तर कहते थे, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजा की निंदा भी करते थे। ये बात भी सही है। दूसरा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। यानी कन्नड़ क्षेत्र में जो लिंगायत थे, लिंगायत कौन होते हैं, जो शिवलिंग की पूजा करते थे, वो कौन होते हैं, लिंगायत होते हैं। तो ये जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। यानी कन्नड़ क्षेत्र के जो लिंगायत हैं ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो है क्या कहते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता है, मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स जानें। सित्तर या सिद्ध दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के 18 संतों की एक परंपरा है। तो आप क्या देखें कि सित्तर या सिद्ध जो है ये तमिलनाडु में 18 संतों का एक समूह है जिसको सिद्ध या सित्तर कहते हैं, जिसमें प्रथम सिद्ध अगस्त्य ऋषि थे। और इसमें से पहला जो सिद्ध हुआ यानी संत हुआ वो कौन थे, अगस्त्य ऋषि हुए। यह प्रथम संगम से संबंध है। और संगम मतलब क्या होता है, सम्मेलन, पहला सम्मेलन जो हुआ था उससे संबंध है। और परंपरागत प्रकार की साधना का पालन करते थे। उनका मानना था कि यौगिक क्रियाओं द्वारा साधना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक क्रिया का मतलब होता है एक मतलब कि जैसे आप इस प्रकार से साधना के रूप में बैठ जाइए और फिर आप जो है ध्यान मग्न हो जाइए, ध्यान करें, तो कहा इससे हम जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यौगिक क्रिया के माध्यम से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये सिद्ध शिव के उपासक होते थे और ये जो सिद्ध या सित्तर हैं ये लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे, तो हम कह सकते हैं कि ये शिव के उपासक थे, किंतु मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना करते थे। तो शिव को ये लोग निराकार ब्रह्म मान के पूजा करते थे, यानी कि भगवान शिव की किसी भी प्रकार की आकृति ये लोग नहीं मानते थे, निराकार मानते थे, यानी उसका कोई आकार नहीं है। और ये लोग मूर्ति पूजा की अवहेलना भी करते थे, यानी मूर्ति पूजा का निंदा करते थे। लिंगायत मत हिंदू धर्म के अंतर्गत दक्षिण भारत में प्रचलित एक मत है। लिंगायत मत जो है ये हिंदू धर्म में ही है और ये दक्षिण भारत में है। लिंगायत मत दक्षिण भारत में प्रचलित है। इस मत के उपासक लिंगायत कहलाता है और लिंगायतों का प्रसार दक्षिण भारत में था। कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र में इसका प्रसार तेजी से हुआ था। लिंगायत जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ फैला था, कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र में। लिंगायत वीरशैव संप्रदायों की एक शाखा थी। शैव में जो वीरशैव थे उस संप्रदाय का एक ब्रांच था ये लिंगायत संप्रदाय, जो कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। और ये सब लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे ये पुनर्जन्म भी होता है इस चीज़ को नहीं मानते थे। इनका मानना है कि मृत्यु के उपरांत लिंगायत शिव में विलीन हो जाता है। कहता है लिंगायत संप्रदाय के लोग यदि मरते हैं तो मृत्यु के बाद ये किस में विलीन हो जाते हैं, शिव में विलीन हो जाएंगे। इसके बाद कहा कि जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते हैं और कहा कि किसी भी प्रकार की जाति पाति नहीं होती है।
लिंगायत समाज को आध्यात्मिक समाज बनाना चाहते थे। समाज में समानता की स्थापना और कर्मकांडों का विरोध करना लिंगायतों की प्रमुख उद्देश्य था। तो ये लिंगायत जो है ये समाज को एक आध्यात्मिक समाज बनाना चाहते हैं। ये समाज को अध्यात्म की ओर जोड़ना चाहते हैं। और कर्मकांड होता है, जिस प्रकार से यज्ञ होता है, यज्ञ में बलि दिया जाता है, तो इस सब चीज़ का ये निंदा करते थे। लिंगायत मुख्यतः पंचार्य गणों की शिक्षाओं के अनुगामी थे। तो इस प्रकार से हम लोग 4 क्वेश्चन को देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इतना ही, इसके लिए धन्यवाद।